साथियों, आज हम आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही महान मैं कह सकती हूँ समाज सुधारक माता सावित्री बाई फूले के बारे में आज हम बात करने आपके बीच में आए हैं। तो साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ कि माता सावित्री बाई फूले जो कि इतिहास में आज हर व्यक्ति जानता है कि माता सावित्री बाई फूले ने कितना बड़ा संघर्ष समाज के लिए किया है। लेकिन उसके पीछे की पीड़ा, उसके पीछे के दर्द को हम लोग नहीं जानते हैं। तो मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि कितना कठिन संघर्ष है माता सावित्री बाई फूले का। माता सावित्री बाई फूले ने समाज के लिए जो किया है वो कितने कितने जो है पीड़ा उठा करके उन्होंने हम सबको अधिकार, हक और ये सब चीजें देके माता सावित्री बाई फूले गई हैं। तो माता सावित्री बाई फूले का जन्म, मैं उनके जन्म से शुरू कर रही हूँ। 3 जनवरी 1831 को हुआ था और वो जो है नवा गांव, जो तहसील खंडाला, जिला सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। सावित्रीबाई फूले के पिता का नाम खंडोजी नवेसे पाटिल था और माता का नाम लक्ष्मीबाई नवासे था। वह अपने माता पिता की सबसे बड़ी बेटी थी और 9 साल की अवस्था में ही माता सावित्री बाई फूले की शादी महात्मा ज्योतिराव फूले के साथ करा दी गई 1840 ईस्वी में। सावित्री बाई फूले की शादी के बाद वो अपने घर से, वो अनपढ़ थी, तो बहुत गरीब घर से थी और माली समाज से जो है माता सावित्री बाई फूले और पिता ज्योतिराव फूले आते थे। तो उनकी जो शादी होने के बाद में उनकी जो शिक्षा है वो महात्मा ज्योतिराव फूले ने अपने घर के अंदर ही उन्हें पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। जब माता सावित्री बाई फूले पढ़ रही थी तो उनके साथ साथ उनके जो ससुर थे, उनके ससुर के बहन एक रिश्ते में लगती थी जिनका नाम था शगुना शीर। सगुना शीर उनका नाम था। वो भी सावित्री बाई फूले के साथ साथ शिक्षा लेने लगी पिता ज्योतिराव फूले से। और इस तरीके से, क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फूले की जो माता का देहांत छोटी उम्र में, जब महात्मा फूले थे तो उनका देहांत हो गया था। तो उनकी जो ये उनके पिता की जो दूर की बहन थी, उन्होंने उनकी देखभाल की और उन्होंने ही उनका लालन पालन किया। और उनकी जो लालन पालन करने वाली जो माता थी, उनको मराठी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। बहुत अच्छे से वो मराठी जानती थी और उन्होंने पिता ज्योतिराव फूले को भी और माता सावित्रीबाई फूले को भी मराठी का बहुत अच्छा उन्हें सिखाया, पढ़ाया। तो साथियों, यहाँ पर जो माता सावित्रीबाई फूले को महात्मा ज्योतिराव फूले पढ़ाते थे, तो वो कहते थे कि हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर लड़कियों को पढ़ने लिखने के अधिकार नहीं है, तो सावित्री आपको इन चीजों पर काम करना है। तो बड़ा उस वक्त आज हम सोचते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन फिर माता सावित्रीबाई फूले को जो है वहीं के एक पूना के अंदर एक मिशेल मिचेल नामक एक मिशनरी स्कूल था, जिसकी स्थापना 1840 में हुई थी। तो उस स्कूल के अंदर माता सावित्री बाई को तीसरी कक्षा में पढ़ने के लिए दाखिला दिला दिया गया और अध्ययन करते करते वो जब पढ़ रही थी वहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा का बहुत अच्छे से उन्होंने ज्ञान लिया। बहुत अच्छे से उन्होंने वहां पर अंग्रेजी सीखी और उनके साथ सगुना बाई भी उनके साथ ही वहां पर अध्ययन कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। जब वो वहां पर अध्ययन कर रही थी तो उसी दौरान क्या होता है कि सावित्री बाई फूले ने एक निग्रो की दास्ता एक के विरुद्ध एक संघर्ष, एक लेखक ने लिखा था। उस लेखक का नाम था थॉमस क्लार्कसन। थॉमस क्लार्कसन की जब माता सावित्री बाई फूले ने जीवनी पढ़ी, उनके संघर्ष को पढ़ा, क्योंकि उन्होंने निग्रो के लिए कानून बनाए, उनके हक और अधिकार को
दिलाने के लिए, हक और अधिकार को दिलाने के लिए कानून बनाए थे। तो माता सावित्री बाई भी बड़ी प्रभावित हुई इन बातों से, उनकी जीवनी को पढ़ कर के बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने भी एक संकल्प ले लिया कि मैं जो है आगे चल कर के अब समाज के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए काम करूँगी। तो सबसे पहले माता सावित्री बाई ने भारत के अंदर जो स्त्रियां सदियों से गुलाम थी, जिनको कोई भी हक और अधिकार नहीं था, तो माता सावित्री बाई ने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हीं के लिए काम करूं। तो माता सावित्री बाई ने वहां पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में पूना के अंदर 1 जनवरी 1848 को पहला जो है भारत के अंदर पहला स्कूल खोला। उस स्कूल में, हालांकि वो स्कूल जो है हमारे जो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके पास तो उस वक्त, जहां तक हम अच्छे मकानों की बात करें तो झोपड़ी हुआ करती थी। तो हमारी जो माता बाई सावित्री बाई फूले है, उन्होंने अपना जो पहला स्कूल है वो ब्राह्मण बस्ती के अंदर खोला, जहां पर जो है पूना के अंदर एक जगह है बुधवार पेट करके वहां एक जगह है, उसमें माता सावित्री बाई फूले ने वो स्कूल खोला। सावित्री बाई फूले ने जो स्कूल खोला वो उसकी जो है अध्यापिका बनी या उसकी टीचर बनी और वहां वो बच्चों को पढ़ाती थी और बाद में वो उसी स्कूल की प्रधानाचार्य यानी कि मुख्य अध्यापिका भी बनी। और वहां पर उस स्कूल के अंदर जो है ज्यादातर बहुतायत से बच्चों की जो संख्या थी वो जो है ब्राह्मण बच्चों की संख्या ज्यादा थी। वहां पर दबे कुचले समाज के बच्चे नहीं आते थे। तो फिर माता सावित्री बाई फूले ने देखा कि यहाँ पर जो हमारा जो स्कूल चल रहा है इसके अंदर जो गरीब वर्ग है उसके बच्चे नहीं आ पाते हैं। तो उन्होंने इसी बात को ध्यान में रख करके 15 मई 1848 को दूसरा स्कूल खोला, जो कि दलित बस्ती के अंदर खोला और वहां पर बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे। लेकिन साथ साथ मैं बता दूं कि जब माता सावित्री बाई फूले बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो समाज में इन बातों का विरोध हुआ और समाज ने क्या काम किया कि समाज ने माता सावित्री बाई फूले को रोका कि आप अध्ययन या पढ़ाने के लिए ना जाया करें। जब माता सावित्री बाई फूले उनकी बातों को नहीं मानी तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फूले के पिता के पास जाकर के उनको कहा कि आपकी पुत्र वधू और आपका पुत्र समाज विरोधी कार्य कर रहे हैं, आप जितना जल्दी हो सके इन्हें रोक दें, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जब ऐसी बातें सामने आई तो ज्योतिराव के जो पिता थे गोविंद राव जी, उन्होंने कहा कि आपके बाद आज के बाद आप लोग पढ़ाने नहीं जाओगे क्योंकि समाज इन चीजों का विरोध कर रहा है और आपको हमें समाज में रहना है, हमें समाज की बातों को मानना है, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन माता सावित्री बाई फूले जो कि अपने मन में संकल्प ले चुकी थी कि मुझे दबे कुचले समाज को कुछ करना है, तो उन्होंने इनकी बात को नजरअंदाज कर करे और फिर अपना जो है रेगुलर वो जो है स्कूल में जाती नहीं पढ़ाने के लिए। जब देखा कि ये बात यहाँ नहीं बन रही है तो समाज के लोगों ने पिता गोविंद राव के ऊपर और ज्यादा दबाव बनाया कि या तो आप इन्हें रोक दें, अन्यथा नहीं तो आपको हम समाज से बाहर कर देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में पिता गोविंद राव ने एक फरमान सुना दिया माता सावित्री बाई फूले को और पिता ज्योतिराव फूले को कि आप या तो घर में बैठ जाएं, अगर घर में नहीं बैठेंगे, नहीं मेरी बात को मानेंगे, तो आपको घर में रहने की कोई इजाजत नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में माता सावित्री बाई और पिता ज्योतिराव फूले ने घर छोड़ना उचित समझा, लेकिन समाज की सेवा से अपना जो है रुख नहीं मोड़ा। उन्होंने निरंतर समाज की सेवा करती रहे और मैंने बताया कि उन्होंने दूसरा स्कूल जो है 15 मई 1848 को खोला और उनकी स्कूलों में बच्चे आते रहे और निरंतर कार्य बढ़ता रहा। तो माता सावित्री बाई फूले ने बहुत ही जल्द पूना और उसके आसपास 18 और स्कूल खोले,
जो कि वहीं पर पूना शहर और उसके आस-पास के गाँवों के नज़दीक लगते हैं। और मैं साथ-साथ बता दूँ, जो बाल हत्या यानी कि छोटा बच्चा जो पैदा होते ही समय उसका गला घोंट करके मार दिया जाता था। ऐसी भी एक प्रथा जो माता सावित्रीबाई फुले ने उस पर भी प्रतिबंध माता सावित्रीबाई फुले ने लगाया। कैसे? कि उस वक़्त जो हमारा समाज इतना विकसित नहीं था और वहाँ पर लड़कियाँ जो है लड़कियों को तो कोई अधिकार ही नहीं थे। तो जो हमारी भोली-भाली लड़कियाँ उनको कुछ ऐसे समाज के शरारती तत्व उन्हें बेला-फुसला लेते थे और उनके साथ वो जो है गलत हरकत कर देते थे, उनके साथ व्यभिचार कर देते थे। जिससे क्या होता था कि वो बच्चियाँ जो है प्रेग्नेंट हो जाती थी और प्रेग्नेंट होने के बाद में वो समाज के डर से या तो वो बच्चे को जो है समय से पहले ही उसे मारने की योजना बनाते थे कि भई किसी तरह ये बच्चा जो है चला जाए और अगर वो नहीं होता था, इस तरीके से नहीं होता था और बच्चा जो है पूरे टाइम पे जन्म लेता था, तो वो कुँवारी लड़की कैसे कह सके कि ये बच्चा मेरा है, उसे अपना नाम नहीं दे पाने के क्योंकि उसका बाप का पता नहीं होता था। इस डर से उस बच्चे को पैदा होते के साथ ही उसका गला घोंट करके मार देती थी। जब माता सावित्रीबाई फुले को इन चीज़ों का पता चला, तो माता सावित्रीबाई फुले ने एक आश्रम खोला। एक आश्रम खोला उसमें ये कहा कि आज से कोई भी मेरी माता-बहन जो है इस तरह की बाल हत्या नहीं करेगी और जो बच्चा जन्म लेता है उसे यहाँ आश्रम में छोड़ देंगे, उसका लालन-पालन की ज़िम्मेदारी हमारी होगी और अब जो है हमारी लड़कियों को समझ जाना चाहिए, किसी की चिकनी-चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए और हमें जो है समाज को एक सही दिशा देने के लिए और जो अनचाहे बच्चे हैं, उन अनबचाए बच्चों को भी इस जो है समाज में जन्म जन्म लिया है तो उसे जीवित रहने का हक है। तो इसी सब के चलते हुए उनके आश्रम में एक काशीबाई नामक एक जो है विधवा भी आई और उसने भी एक बच्चे को जन्म दिया 1873 के अंदर। तो माता सावित्रीबाई फुले ने उस बच्चे को जन्म दिलवाया और उसकी नाल भी काटी थी और उस बच्चे को जो है अपना लिया और अपने अडॉप्ट कर लिया और अब उस बच्चे को जो है यशवंत उसका नाम रखा और माता सावित्रीबाई फुले का वो वैसे तो वो दत्तक पुत्र था, लेकिन दत्तक पुत्र से भी ज़्यादा वो उनका अपना बेटा था, असली बेटा हम कह सकते हैं। यशवंत नाम उनका था और बड़ा होकर के वो एक डॉक्टर बना था और माता सावित्रीबाई और पिता ज्योतिराव फूले ने उसकी शादी भी उन्होंने ही की थी। वो उन्हीं के साथ फिर जो है अपना जीवन बिताने लगा। और साथ-साथ मैं बता दूँ कि माता सावित्रीबाई फूले ने जितनी भी हमारी माताएँ शादी के बाद विधवा हो जाती थीं। मैं यहाँ बता दूँ कि माता सावित्रीबाई फुले की शादी भी 9 साल में हो गई थी। तो समाज में जो है लड़कियों की शादी जो बहुत छोटी उम्र में कर देते थे। बच्चों को पता ही नहीं होता था कि हमारी शादी हो रही है। उनको शादी का एबीसीडी नहीं पता, उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं था और उनकी शादी कर दी जाती थी। जब ऐसी अवस्था में शादी कर दी जाती थी, तो उनको कुछ पता नहीं होता था और वो कोई बच्ची गर्भ गर्भ की वजह से, कोई किसी कारण से जो विधवा हो जाती थी, तो क्या था कि उन विधवाओं को ये लोग क्या बाल काट करके, उसको गंजा कर के और बनारस में छोड़ आते थे। या फिर बनारस में नहीं छोड़ के आते थे तो वो वहीं रहे लेकिन वो ऐसा जीवन जिए जिसे कि जो सामाजिक तौर पर उचित नहीं था। उसे उसे अच्छा पहनने का अधिकार नहीं था, उसे बाल रखने का अधिकार नहीं था, उसे कोई भी जो ये साज सजावट की चीज़ें हैं इनसे कोई वो लेना-देना नहीं था और उसे बिस्तर पे नहीं सोने दिया जाता था, कच्ची ज़मीन पे सोने दिया जाता। ऐसे नाना प्रकार के उसके ऊपर पाबंदी थे। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले ने क्या काम किया, एक बहुत बड़ी सभा पूना शहर के अंदर नाई समाज की बुलाई। ये नाई समाज की बहुत बड़ी सभा बुलाई और उस सभा को संबोधित करते हुए माता सावित्रीबाई फुले ने कहा, मेरे समाज के नाई भाइयों मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि आज आज अगर आप मेरा साथ देंगे तो हम एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत जाएँगे। तो माता सावित्रीबाई फुले ने कहा, आज से आप सभी लोग संकल्प लेंगे, सभी लोग प्रण लेंगे कि हम आज से अपनी माता-बहनों के जो
केश है वो काटने बंद करेंगे। और अगर हम माता बहनों के केस नहीं काटेंगे तो उससे उसकी पता भी नहीं चलेगा कि ये जो महिला जो है, ये जो लड़की जो है विधवा है, क्योंकि बाल काटने से उसका सौंदर्य खत्म हो जाता है। और दूसरी बात रही कि उसका एक ये पहचान हो जाती है कि ये लड़की, ये औरत विधवा है। तो इसलिए माता सावित्री बाई फूले का ये बहुत बड़ा ही सराहनीय कदम रहा है कि उन्होंने इस पे भी जो है रोक लगाई थी, जो बाल काटने के ऊपर भी, विधवाओं के बाल काटने के ऊपर। इसी इसी उस क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए बताती हूँ, सत्य शोधक समाज का भी माता सावित्री बाई फूले ने नेतृत्व किया। क्योंकि हमारे जो पिता ज्योतिराव फूले थे, अ, उनका जो देहांत जो है 28 नवंबर 1890 में हो गया था। तो उसके बाद में जो उनके जो भी कार्य जो अधूरे थे, उनको माता सावित्री बाई ने बखूबी निभाया। अपने कार्य के साथ-साथ उन्होंने पिता ज्योतिराव के फूले की जितने सत्य शोधक समाज जो था, उसकी जो महात्मा ज्योतिराव फूले ने नींव रखी थी और उसे चलाया था। आज भी सत्य शोधक समाज के लोग कार्य कर रहे हैं और वो सामाजिक तौर पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूँ कि माता सावित्री बाई फूले ने 90 से लेके 97 तक 97 तक सत्य शोधक समाज की बहुत सारी मीटिंगें ली और उनका संबोधन किया, उनको रास्ता दिया, मार्गदर्शन दिया और बहुत ही खूबी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस भूमिका को भी माता सावित्री बाई फूले ने निभाया। इसी के साथ-साथ मैं बता दूँ कि 1897 में जैसे आजकल हमारे भारत देश में पिछले हम 1 डेढ़ साल से देख रहे हैं कि हमारे पास जो कोविड-19 की महामारी आई हुई है। जैसे कोविड-19 अब आया हुआ है, उस समय पर 1897 के अंदर जो है भारत के अंदर प्लेग महामारी आई थी। प्लेग महामारी के अंदर जो है इस तरह से जैसे हाहाकार मच गया पूरे भारत के अंदर। और माता सावित्री बाई फूले जो वो समाज सुधारक थी, तो वो भी लोगों की मदद के लिए दौड़ पड़ी। जब लोगों की मदद के लिए वो दौड़ पड़ी, तो उनका जो बेटा था यशवंत राव, वो एक डॉक्टर था। तो वो दोनों माँ-बेटे घर-घर जाकर के लोगों को दवाई देने का काम करने लगे कि घर-घर जाकर के दवाई देते थे। लेकिन कई मरीज़ ऐसे भी उनके सामने आते थे कि जिनको कि अस्पताल की ज़रूरत थी। तो माता सावित्री बाई और उनका बेटा, अ, व्यवस्था इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उन्हें अपने कंधे पर उठा करके अपने अस्पताल तक ले जाते थे और वहाँ उनका उपचार करते थे, उनका इलाज करते थे। तो इसी सब के चलते हुए, क्योंकि प्लेग की जो बीमारी है वो छुआछूत की बीमारी है, छूने से दूसरे को लगती है, तो माता सावित्री बाई को भी ये प्लेग की बीमारी हो गई और माता सावित्री बाई जो है हम सबके बीच से जो है 10 मार्च 1897 को हम सबको छोड़ करके चली गई। लेकिन मैं बता दूं कि जब माता सावित्री बाई फूले पढ़ाने के लिए जाती थी, मैंने इन बातों का अभी अब ज़िक्र नहीं किया है, जो क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो सम्मानित साथी जानते हैं इन बातों को, कि माता सावित्री बाई जब पढ़ाने जाती थीं, तो वो एक साड़ी अपने थैले के अंदर, अपने झोले के अंदर एक्स्ट्रा लेके जाती थी। क्योंकि जब वो जाती थी तो लोग उनके ऊपर कीचड़, पत्थर और वो फेंकते थे, मारते थे। तो माता सावित्री बाई फूले बड़ी दुखी भी होती थी, लेकिन फिर अपने संकल्प को याद करती थी और कहती थी कि भाइयों, तुम मेरे ऊपर गोबर पत्थर नहीं फेंक रहे, तुम मुझे ये विश्वास दिला रहे हो कि मैं सक्षम हूँ ये काम करने में और मैं समझती हूँ कि आप मेरे ऊपर फूलों की बरसात कर रहे हो। तो इस तरीके से उन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिराव फूले के हर बातों को मानते हुए, कई बार माता सावित्री बाई फूले उदास भी हो जाती थी और सोचती थी कि भई ये कार्य मैं क्यों करूँ? लेकिन जब उनके पति महात्मा ज्योतिराव फूले उन्हें समझाते थे, तो वो फिर दोबारा से उतनी ही ऊर्जा और के साथ दोबारा से समर्पण के साथ वो जो है अपने काम पर लग जाती थीं और वो किसी के बातों में नहीं, वो केवल और केवल जो है समाज के लिए समर्पित रहीं, समाज के लिए काम करती रहीं। विपरीत परिस्थितियों में विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने समाज के साथ जो है लड़ते हुए, अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए
निस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा की। अछूतों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए संघर्ष किया। उनका संघर्ष हमें याद करना चाहिए, हमें मानना चाहिए और उनके संघर्ष को हमें कभी भुलाना नहीं चाहिए कि उन 1800 ईस्वी में जब माता सावित्रीबाई फुले ने इस देश के अंदर काम कर दिया, तो आज तो हम सब सुविधाओं से संपन्न हैं, सारी चीजें हमारे पास हैं। तो आज हम उनके बताए हुए मार्ग पर क्यों नहीं चल सकते? हमें माता सावित्रीबाई फुले के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। और मैं एक चीज और कह दूं, अगर माता सावित्रीबाई फुले अगर किसी ऊंचे समाज में पैदा हुई होती, तो आज इस देश की जो है बहुत बड़ा मान सम्मान उन्हें मिला हुआ होता। लेकिन जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया, वो जाति भी वो नहीं जानती कि माता सावित्रीबाई फुले का कितना बड़ा योगदान है। अगर उस जाति ने जाना होता, तो आज ये स्थिति तो ना होती, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर टीचर्स डे, जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं, ये 5 सितंबर मैं समझती हूँ कि माता सावित्रीबाई फुले का इस पे हक है, क्योंकि वो हमारे देश की पहली महिला अध्यापिका थी और पहली जो है हमारी माता सावित्रीबाई फुले पहली हमारी अध्यापिका टीचर रही हैं। तो हमें वो जो शिक्षक दिवस का सम्मान है, वो माता सावित्रीबाई फुले को देना चाहिए और माता सावित्रीबाई फुले इसकी हकदार है, ऐसा मैं मानती हूँ। और मेरे जो बुद्धिजीवी साथी हैं, वो भी ये इस बात पर ज़रूर गौर करेंगे कि शिक्षक दिवस हमारा 3 जनवरी को मनना चाहिए। तो साथियों, ज़्यादा लंबी-चौड़ी बात ना करते हुए और एक बात और बता दूँ कि मैं राजेश कुमारी आपके बीच में हूँ और मैं तो इन महापुरुषों के दर्द को अपने दिल में समेटे हुई हूँ और इनके दर्द को समझ करके मैं पूना में, जहाँ माता सावित्रीबाई फुले का स्कूल है और वो आज खंडर हो रखा है, उसकी सीढ़ियों पे चढ़ेंगे तो लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं, वो बीच-बीच में से टूटी हुई हैं। वो जो बिल्डिंग है, उसका वो झोपड़ा जो पूरा टूटा हुआ है, तो मैं वहाँ देख के आई तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। और माता सावित्रीबाई फुले का जहाँ घर है, वो बहुत अच्छा फुलेवाड़ा उसे नाम दे रखा है। तो वहाँ पे भी वहाँ एक कुआँ है, वहाँ माता सावित्रीबाई फुले का वो आज भी जैसे गाँवों में जो गोबर से लीपते हैं, उसी तरीके से लीपा हुआ है। तो बहुत सुंदर वो जगह है, मैं वहाँ पे भी गई और हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की जो समाधि है, वो भी वहीं पे है। तो साथियों, मैं जब वहाँ गई तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा और दुःख भी हुआ और वहाँ हमने वहाँ पे उनको नमन किया। तो मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी बुद्धिजीवी साथी हैं, वो बजाए कि इधर-उधर ना जा करके अपने महापुरुषों के उन स्थानों को देखो, जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।